अपनी कैंसर से जूझ रही गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए मैं दिन में फूड डिलीवरी करता था और रात में सड़क किनारे बारबेक्यू बेचता था। बस एक ही मकसद था, किसी तरह जल्दी से उसके ऑपरेशन के पैसे जमा कर लूं। लेकिन जिस दिन हमारे घर के बाहर एक के बाद एक कई रोल्स रॉयस आकर रुकी, उसी दिन मुझे पता चला कि शाहजिनियन असल में बड़े अमीर खानदान की नाजायज बेटी है। वो जाते वक्त अपने साथ सब कुछ ले गई, यहां तक कि मेरा रूममेट भी। बस मुझे पीछे छोड़ गई। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, मिस शाह, आपके सामने खड़े ये आदमी आपके क्या लगते हैं? उसने ठंडे चेहरे के साथ जवाब दिया, बस इस दौरान मेरी देखभाल करने वाला केयरटेकर था। बाद में वो पूरे हांगकांग की मशहूर रिच ब्यूटी बन गई और मैंने उसकी सबसे बड़ी दुश्मन से शादी कर ली। लेकिन हमारी वेडिंग नाइट पर शाहजिनियन ने लोगों को भेजकर मुझे उठवा लिया। उसने मेरी कॉलर पकड़कर ठंडी आवाज में पूछा, तुमने उस औरत से शादी क्यों की? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उसने मुझे कभी केयरटेकर नहीं समझा। शाहजिनियन ठंडे अंदाज में हंसी। एक आदमी होकर तुम्हारी बस इतनी ही एम्बिशन है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मेरी बस इतनी ही एम्बिशन है। जिस दिन शाह फैमिली के लोग उसे लेने आए, 12 रोल्स रॉयस मेरी गली के बाहर एक लाइन में खड़ी थीं। चारों तरफ रिपोर्टर्स कैमरे लेकर खड़े थे। पूरी बिल्डिंग को इस तरह घेर रखा था कि अंदर जाना मुश्किल हो गया था। मैं अपना बारबेक्यू वाला ठेला लेकर वापस लौटा, लेकिन भीड़ की वजह से अंदर नहीं जा पाया। तभी पड़ोसी चेन वेई ने मुझे देखकर कंधे पर हाथ रखा। अरे जिंग चेन, तेरी तो किस्मत खुल गई। तेरी गर्लफ्रेंड तो बड़े खानदान की प्रिंसेस निकली। अब उसके दादाजी खुद उसे लेने आए हैं। तू भी उसके साथ जाकर लग्जरी लाइफ जिएगा। मैं अभी भी शौक में खड़ा था कि तभी शाहजिनियन लोगों की भीड़ के बीच सीढ़ियों से नीचे उतरी। मैंने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। उसने लेटेस्ट हाई एंड डिजाइनर ड्रेस पहन रखी थी। उसकी फिगर, उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड, वो बिल्कुल किसी ड्रामा की रिच हीरोइन लग रही थी। और उसके साथ खड़ा था मेरा रूममेट जी बोदा। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में पहले जैसी नरमी नहीं थी, अब उनमें सिर्फ ऊंचे लोगों वाला घमंड था। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस शाह, आपके और इनके बीच क्या रिश्ता है? उसने मेरी तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहा, बस कुछ समय तक मेरी देखभाल करने वाला केयरटेकर था। उसके इतना कहते ही आसपास खड़े लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस बिल्डिंग में सभी ने मुझे उसके लिए सामान खरीदते देखा था, उसे एक्सरसाइज करवाते देखा था। सब जानते थे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कुछ लोग मुझे सिंपैथी वाली नजरों से देख रहे थे, तो कुछ मजाक उड़ा रहे थे। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैं वहीं चुप खड़ा रह गया। मैंने नीचे देखा, 10 युआन की सस्ती टी शर्ट, 20 युआन के कैनवस शूज और थकान से टूटा हुआ शरीर। सच कहूं तो मैं वाकई किसी केयरटेकर जैसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने 5 साल तक उसकी देखभाल की थी। कम से कम अगर वो मुझे सिर्फ अपना पड़ोसी भी कह देती, तो शायद आज मुझे इतनी बेइज्जती महसूस नहीं होती। मैं अपना ठेला धकेलते हुए आगे बढ़ा। उधर शाहजिनियन खुद जी बोदा के लिए कार का दरवाजा खोल रही थी। उसे अंदर बैठाने के बाद जैसे अचानक उसे कुछ याद आया। वो मुड़ी और मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने इतने समय तक मेरी देखभाल की है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, मैं उसे पूरा कर सकती हूं। पास खड़ा चेन वेई तुरंत उत्साहित होकर बोला, जल्दी बोल, मौका है। उससे बोल तुझे भी साथ ले चले। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैंने बस हाथ में पकड़ा दवाइयों का बैग उठाकर हल्का सा हिलाया और कहा, अगर तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी थी ही नहीं, तो इन सालों में तुम्हारे इलाज और दवाइयों पर जो पैसे मैंने खर्च किए हैं वो लौटा दो। और हां, रहने खाने का खर्च भी। हिसाब करने के अंदाज में मैं मोबाइल निकालकर हिसाब करने लगा। कुछ देर बाद मैंने रकम बताई, कुल 5,98,000। मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग हंसने लगे। उन्हें लगा मेरी सोच बहुत छोटी है। शाहजिनियन ने हल्का सा भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट ने मुझे एक चेक पकड़ाया। मैंने नीचे देखा, पूरे 6 लाख थे। उसने 2,000 ज्यादा दिए थे। जी बोदा उसका हाथ पकड़कर मेरी तरफ मुस्कुराया। जिंगचेन, जिनियन तुम्हारे लिए काफी जेनरस रही है। तुमने जितना मांगा उसने उतना दे दिया, लेकिन अब से तुम दोनों अलग दुनिया के लोग हो। उम्मीद है तुम आगे किसी के सामने जिनियन के बारे में कुछ गलत नहीं बोलोगे। शाहजिनियन भी चुपचाप मुझे देख रही थी। उसने होंठ भींचे, फिर धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता था। मैं समझ गया, उसे मुझसे शर्म आती थी। मैंने शांत आवाज में कहा, फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी इतनी बेदिल गर्लफ्रेंड होना कोई गर्व की बात नहीं है। उसके बाद शाहजिनियन चली गई। तमाशा देखने वाले लोग भी धीरे धीरे चले गए। बस चेन वेई वहीं खड़ा गुस्सा कर रहा था। जिंग चेन, तू पागल है क्या? 6 लाख से क्या होगा?
मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो मुझ पर बस इतना ही उधार थी। उससे प्यार करना मेरी अपनी मर्जी थी। अगर मैंने गलत इंसान से प्यार किया तो उसका अंजाम भी मुझे ही स्वीकार करना होगा। घर लौटने के बाद मैंने देखा शाजिनियन का सारा सामान जा चुका था, जीबोदा का सामान भी। पूरा कमरा ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। मैं सोफे पर गिरते ही हिलना भी नहीं चाहता था। तभी सामने से आवाज आई, म्याऊं। पांगुआ मेरे सामने बैठा मुझे देख रहा था। वो एक आवारा बिल्ली थी जिसे मैं सड़क से उठाकर लाया था। रात होते ही मैं हमेशा की तरह फिर से अपना बारबेक्यू स्टॉल लगाने निकल गया। अब शाजिनियन नहीं थी तो मेरा खर्च भी बहुत कम हो गया था। यूनिवर्सिटी के बाहर मेरा स्टॉल सबसे ज्यादा चलता था, लेकिन उस रात मेरे स्टॉल पर एक अलग ही तरह की लड़की आई। उसने फैशनेबल कपड़े पहन रखे थे। वो मेरे सामने आकर बोली, 5 मटन स्क्यूअर और 10 लैम्ब किडनी स्क्यूअर देना। इतनी अमीर दिखने वाली लड़की पहली बार आई थी। चेहरा बेहद खूबसूरत और मासूम लग रहा था। कार की लाइट ऑन थी और अंदर ड्राइवर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा कोई अमीर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए बारबेक्यू खरीदने आई है। ठीक है मैडम, पैक कर दूं या यहीं खाएंगी? उसने शांत आवाज में कहा, यहीं खाऊंगी। वो आराम से बैठ गई। उसने करीब 300 युआन का ऑर्डर दिया था। सारा खाना अकेले खत्म करने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। बारबेक्यू तो अच्छा बनाते हो, कुकिंग कैसी है तुम्हारी? मैं एक पल के लिए चौंक गया। मुझसे पूछ रही हैं? मैं खाना ठीक बना लेता हूं। स्टॉल लगाने से पहले मैंने प्रोफेशनल कुकिंग भी सीखी थी। ये सुनते ही उसने तुरंत अपने लुई विटॉन बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। क्या तुम मेरे घर पर्सनल शेफ बनकर काम करने में इंटरेस्टेड हो? उत्सुकता के साथ मैंने कार्ड हाथ में लेकर नीचे देखा। मैंने कार्ड पर लिखा नाम देखा, एचडी ग्रुप की प्रेसिडेंट, एचडी ग्रुप की लियू रुयान। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत अजीब हो गया। मैं हंसते हुए बोला, लियू मैडम, आप कहीं मुझे रखना तो नहीं चाहती? मंथली सैलरी 1 लाख? हालांकि मुझे पता है कि आप वैसी औरत नहीं हैं, लेकिन अगर सच में 1 लाख मिलेंगे तो मैं कल से ही ज्वाइन कर सकता हूं। सच कहूं तो मैं झुकना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो पैसे ऑफर कर रही थी वो बहुत ज्यादा थे। अगर मैं सिर्फ ठेला लगाकर पैसे कमाता रहता तो शायद पूरी जिंदगी गुजर जाती। अगले दिन मैं उसका बिजनेस कार्ड लेकर लियू फैमिली की विला में इंटरव्यू देने पहुंच गया। दरवाजा खुद लियू रुयान ने खोला। वो ग्रे रंग के स्पोर्ट्स कपड़ों में थी। वो हाथ बांधकर हल्के कदमों से आगे चल रही थी और मैं धीरे धीरे उसके पीछे। तभी अचानक धड़ाम, मैं सीधे जाकर उसकी पीठ से टकरा गया। उसके शरीर से हल्की सी खुशबू आई। मैं घबराकर तुरंत बोला, सॉरी मिस लियू, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। लियू रुयान आखिर खुद को रोक नहीं पाई। वो पलटकर मुझे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई फ्रॉड हूं? मैं एक पल के लिए रुक गया। क्या आप नहीं हैं? वो हंस भी पड़ी और चिढ़ भी गई। फिर दांत भींचकर बोली, हर वक्त मुझे मिस लियू मत बुलाओ। ध्यान से देखो मैं कौन हूं। मैं थोड़ा पास जाकर उसे देखने लगा। कुछ सेकंड बाद सिर हिलाया। नहीं पहचानता, सच में नहीं पहचानता। मैं एक बारबेक्यू बेचने वाला आदमी हूं। आप जैसी अमीर लड़की को कैसे जानूंगा? लियू रुयान दांत पीसते हुए ठंडी हंसी हंसी। तोंग जिंगचेन, अगर तुमने फिर कहा कि तुम मुझे नहीं पहचानते? उसके गुस्सा होते ही ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का तापमान गिर गया हो। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा देखते ही अचानक मेरे दिमाग में एक दूसरी तस्वीर चमकी। एक ऐसा चेहरा जो आग में बुरी तरह जल चुका था, जिस पर हर तरफ निशान थे। और तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर उस चेहरे से सारे निशान हट जाएं, तो वो बिल्कुल इसी जैसी दिखेगी। मैं अचानक चौंक गया और अगले ही पल मुझे उसकी बॉडी याद आ गई। मैं तुरंत मुड़कर भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, जोर से पीछे खींचा। मेरा शरीर सीधे दीवार से जा टकराया। लियू रुयान का चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने आ गया। उसने मुझे अपने और दीवार के बीच रोक रखा था। वो सिर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, तोंग जिंगचेन, अब भागकर दिखाओ। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो मेरे बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। असल में शाजिनियन से पहले मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी, जब मैं 17 साल का था। उस गर्मी में जब मैं हाई स्कूल में था, हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई थी। उसका नाम था जियांग वान। उसके चेहरे पर आग में जलने के गहरे निशान थे। क्लास के सभी बच्चे उससे डरते थे। हर कोई उसे अवॉइड करता था। यहां तक कि कैंटीन में भी कोई उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। पीछे से सब उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाते थे।
उसकी डेस्क पार्टनर ने तो सीट बदलने की भी मांग कर दी। वो बोली, उसका चेहरा देखकर मुझे रात में डरावने सपने आते हैं। टीचर भी मजबूर हो गए। उन्होंने पूरी क्लास से पूछा, क्या कोई जियांग वान के साथ बैठना चाहेगा? उस वक्त जियांग वान अपनी उंगलियों से डेस्क का किनारा कसकर पकड़े हुई थी। उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पूरी क्लास में कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं था। तभी मैंने धीरे से हाथ उठा दिया और अगले ही पल पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। सर, तोंग जिंगचेन को ही इसका डेस्क पार्टनर बना दीजिए। कूड़ा बीनने वाला और बदसूरत लड़की, दोनों साथ में बिल्कुल फिट बैठते हैं। उस वक्त मेरी दादी अभी जिंदा थीं। उन्होंने ही मुझे पाला था। वो कूड़ा बीनकर मुझे बड़ा कर रही थीं और मैं भी उनकी मदद करने के लिए स्कूल के बाद कूड़ेदानों से बोतलें उठाता था। क्लास के बच्चे मुझसे नफरत करते थे। उन्हें लगता था कि मेरे शरीर से बदबू आती है। हाई स्कूल शुरू होने के बाद से मैं हमेशा अकेले बैठता था। टीचर मेरी हालत जानते थे। वो बच्चों को डांटते भी थे कि मेरा मजाक ना उड़ाएं, लेकिन लोगों के मुंह कौन बंद कर सकता है। पीछे से सबने मेरा नाम रख दिया था, छोटा कबाड़ी। उस दिन भी मैंने सबकी हंसी को इग्नोर किया। मैंने घबराते हुए जियांग वान से पूछा, जियांग वान, क्या तुम मुझे अपना डेस्क पार्टनर बनने दोगी? मुझे डर था कि कहीं वो भी मुझसे नफरत न करे, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया। अगर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता तो मुझे भी तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। मुझे पता चला कि जियांग वान बहुत होशियार थी। उसके मार्क्स हमेशा पूरे ग्रेड में टॉप आते थे। वो मुझे पढ़ाई में मदद करती थी और मैं उसके लिए अपनी दादी के हाथ के बने पकौड़े लेकर जाता था। जब स्कूल के बाहर कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया तो मैं बेसबॉल बैट लेकर उनसे लड़ पड़ा। जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे तो वो अपनी पॉकेट मनी का आधा हिस्सा मुझे दे देती थी। 12वीं क्लास में उसने अचानक मुझे प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि वो चाहती है हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाएं। उसने मुझसे वादा किया था कि हम साथ में किंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया और अपनी पहली यूनिवर्सिटी चॉइस में किंगबे भर दिया। लेकिन फॉर्म सबमिट होने की आखिरी रात मैं एक 5 स्टार होटल में पार्ट टाइम काम कर रहा था। वहीं मैंने जियांग वान को उसके परिवार के साथ देखा। उसके बगल में एक बहुत हैंडसम लड़का बैठा था। जब दोनों परिवारों के बड़े लोग वॉशरूम गए हुए थे तब मैंने उन्हें बातें करते सुना। वे कह रहे थे कि उस लड़के को गर्मियों की छुट्टियों में जियांग वान के साथ विदेश भेजेंगे ताकि उसका इलाज हो सके और वापस आने के बाद दोनों की सगाई कर दी जाएगी। मैं मानता हूं, उस वक्त मेरे अंदर बहुत हीन भावना थी। घर लौटने के बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चॉइस बदल दी। फिर मैंने जियांग वान को मैसेज भेजा, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूं, हमारा ब्रेकअप यहीं खत्म। मैसेज भेजने के बाद मैंने उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। किसी को नहीं पता चला कि मैं किस यूनिवर्सिटी में गया और उसके बाद मुझे जियांग वान की कभी कोई खबर नहीं मिली। लियू रुयान की आवाज गुस्से से भर गई। अगर उस दिन शा झिनियन के घर के बाहर रिपोर्टर्स ने तुम्हारी तस्वीर न ली होती तो शायद मुझे अब तक पता भी नहीं चलता कि तुम यानजिंग वापस आ चुके हो। फिर उसने मुझे घूरते हुए पूछा, जिस किसी और की बात तुमने की थी, क्या वो शा झिनियन थी? मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि ब्रेकअप के लिए बोला गया झूठ वो आज तक याद रखेगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? और मुझे याद है मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान पूरी तरह भड़क गई। वो गुस्से से बोली, क्या मैं तुम्हारी पालतू कुतिया हूं? तुमने कहा ब्रेकअप और रिश्ता खत्म। इतने में विला का मेन गेट खुला। अंदर से सफेद सूट पहने एक बेहद हैंडसम आदमी बाहर आया। वो बिल्कुल किसी फेरी टेल के प्रिंस जैसा लग रहा था। मैं उसे पहचानता था। वो वही आदमी था जो उस दिन होटल के प्राइवेट रूम में लियू रुयान के साथ बैठा था। मुझे याद था उस वक्त दोनों फैमिली वाले उनकी सगाई की बात कर रहे थे। मतलब लियू रुयान का पहले से फियांस था। फिर भी वो मेरे पीछे क्यों आई? क्या सबको लगता है कि मैं बहुत आसान इंसान हूं? तभी उस लड़के ने अचानक उत्साह से कहा, तोंग जिंगचेन, यान दीदी, आखिर आपने इन्हें ढूंढ ही लिया। मैं थोड़ा हैरान होकर उसे देखने लगा। ये लड़का आखिर लियू रुयान का कौन था? लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा, फिर उस लड़के की तरफ इशारा करके बोली, ये शाह जिशवान है, शाह फैमिली का छोटा बेटा। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही शाह जिशवान उछलता हुआ मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है, आप यान दीदी के बॉयफ्रेंड हैं ना? मैं एकदम चौंक गया। लियू रुयान ने बिना किसी झिझक के सबके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा था। जब शा झिनियन मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तब वो पूरी तरह ठीक थी। बाद में अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ। उसे लगा कि शाह फैमिली की दादी उसे खत्म करना चाहती हैं क्योंकि वो नाजायज बेटी थी, इसलिए उसने जानबूझकर बीमार होने का नाटक शुरू किया।
ताकि सबको लगे कि वो किसी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था। मैं उसके लिए पैसे जोड़ता रहा, उसे हॉस्पिटल ले जाता रहा, उसकी दवाइयां खरीदता रहा। एक बार में ही हजारों रुपए खर्च हो जाते थे। लेकिन मुझे लगता था जब मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनने का फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। वो चाहे किसी भी बीमारी से गुजर रही हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ठीक करने की। लेकिन वो सब झूठ था। बाद में उसे शाह फैमिली वापस ले गई और दुनिया के सामने उसने मुझे सिर्फ अपना केयर टेकर बताया। ये सब याद आते ही मैं बेचैन होकर लियू रुयान की तरफ देखने लगा। मैं जानना चाहता था क्या मैंने उस वक्त सच में उसे गलत समझा था। तभी शाह जिशुआन अचानक मेरे कान के पास झुककर धीरे से बोला, भले ही यान दीदी तुम्हें पसंद करती हों, लेकिन लियू फैमिली ने उनके लिए जो फियांस चुना है वो मैं हूं। जरा खुद को देखो, तुम आज की यान दीदी के लायक कहां हो। वो अब पहले वाली बदसूरत लड़की नहीं रही, लेकिन तुम अब भी वही बारबेक्यू बेचने वाले इंसान हो जिसके शरीर से धुएं की बदबू आती है। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर मैंने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। लेकिन तभी शाह जिशुआन ऐसे पीछे गिरा जैसे मैंने उसे धक्का दिया हो। वो सीधे जमीन पर बैठ गया। अगले ही पल उसने मासूम चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखा। जिंगचेन भैया, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने तुरंत लियू रुयान की तरफ देखा। खत्म। अब वही क्लीशे ड्रामा होने वाला था जहां ग्रीन टी टाइप लड़का झूठा इल्जाम लगाता है। मुझे लगा लियू रुयान अब जरूर मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन उसने नीचे गिरे शाह जिशुआन को ठंडी नजरों से देखा और बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूं? जिंगचेन ने तुम्हें छुआ तक नहीं। मैंने पहले भी कहा था ना कि मेरे घर मत आया करो, और अब मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये घटिया एक्टिंग क्यों कर रहे हो? इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और पीछे हैरान खड़े शाह जिशुआन को छोड़कर मुझे अंदर ले गई। लियू फैमिली का लिविंग रूम बहुत बड़ा था। घर के सारे नौकर अपने अपने काम में लगे थे। किसी ने मुझे खास तवज्जो नहीं दी। लियू रुयान खुद मेरे लिए पानी लेकर आई। उसने मुझे बैठने को कहा, फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, जिंगचेन, सच बताओ, उस दिन जो मैसेज तुमने मुझे भेजा था वो झूठ था ना? तुम किसी और से प्यार नहीं करते थे, सही? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। हां भी और नहीं भी। वो मैसेज झूठ था, लेकिन बाद में मैं सच में किसी और से प्यार करने लगा था। हालांकि शाह जिनियन ने पहले मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने 5 साल तक उसकी देखभाल की। इतना समय साथ रहने के बाद कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो हो ही जाती हैं। मैं अपनी की हुई चीजों से इनकार नहीं करूंगा, भले ही बाद में पता चला कि मैं गलत था। इसके बाद मुझे पता चला कि शाह जिशुआन शाह जिनियन का सौतेला भाई है और लियू रुयान की उससे कोई सगाई नहीं हुई थी। वो सब सिर्फ दोनों फैमिली के बड़ों की अपनी सोच थी। आखिर में मैं लियू फैमिली में लियू रुयान का पर्सनल शेफ बनकर रहने लगा। उसने मेरे लिए अलग से एक कमरा भी तैयार। मेरा कमरा ठीक उसके कमरे के बगल में था। मैं थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, लेकिन रात को जब अपने कमरे में गया तो देखा बेड पर कंबल तक नहीं था। मैं मजबूरी में बटलर के पास गया। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, सर, आपकी सारी व्यवस्था खुद मिस लियू ने की है। ये मेरे काम के अंदर नहीं आता। आप चाहें तो सीधे उनसे बात कर सकते हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और लियू रुयान के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाजा खोला। कमरे में लियू रुयान दिखाई नहीं दी, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो नहा रही थी। फिर भी मुझे अंदर बुला लिया। मैं बस ये कहने ही वाला था कि बाद में आ जाऊंगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुल गया। लियू रुयान गीले बालों के साथ बाहर आई। उसने सिर्फ पतली सी नाइट ड्रेस पहन रखी थी। उसके भीगे हुए लंबे बाल कंधों पर चिपके हुए थे। मैं खुद को उसे दोबारा देखने से रोक नहीं पाया। मैं कोई हफ्सी नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी सच में बहुत अट्रैक्टिव थी। उसकी लंबी टांगें नाइट ड्रेस के नीचे साफ दिख रही थीं, और उसकी फिगर। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो जानबूझकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल किसी लोमड़ी की तरह शरारती लग रही थीं। मैं 20 साल से सिंगल था। इतना टेम्पटेशन कैसे झेलता? अगले ही सेकंड मेरी नाक से खून निकल आया। लियू रुयान खुद भी घबरा गई। वो तुरंत मेरे पास आई, मेरा चेहरा ऊपर उठाया और बोली, सिर ऊपर करो। फिर उसने मुझे बेड के किनारे बैठाया, कुछ टिश्यूज लेकर मेरी नाक बंद की। उसके बाद मुझे घूरते हुए बोली, तुम इतने होपलेस कैसे हो? तुम तो 5 साल तक शाह जिनियन के साथ रहे थे ना? मैंने बेहद दुखी चेहरे से कहा, उसने मुझे कभी छूने तक नहीं दिया। सोचो तो खुद अजीब लगता है। शाह जिनियन ने खुद मुझे प्रपोज किया था, लेकिन वो मुझसे ऐसे बचती थी जैसे मैं कोई चोर हूं। खासकर जब उसने बीमार होने का नाटक शुरू किया। उसके बाद चाहे मैं उसके लिए कितना भी करूं, वो हमेशा मुझसे ठंडे तरीके से बात करती थी।
लेकिन मेरे रूममेट जीबोदा के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। जीबोदा बहुत हैंडसम था। वो 4S कार शोरूम में सेल्समैन था। एक समय ऐसा था जब शा झिनियन रात के बीच में मुझे मैसेज भेजती थी, मुझे मिल्क टी पीनी है, एक छोटा कप 30 युआन का आता था। बाद में मैंने जीबोदा की सोशल मीडिया पोस्ट देखी, तब पता चला वो सारी मिल्क टी उसके लिए मंगवाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक रात जब मैं स्टॉल से वापस लौटा तो देखा शा झिनियन जीबोदा की बाहों में बैठी गेम खेल रही थी। मैंने तुरंत जीबोदा को उससे अलग किया और शा झिनियन से पूछा, जब मैं तुम्हें छूता हूं तो तुम दूर हट जाती हो, लेकिन वो तुम्हारे इतना करीब कैसे बैठ सकता है? आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? शा झिनियन ने नाक ढकते हुए कहा, तुम हर दिन तेल और धुएं की बदबू लेकर घर आते हो। सच कहूं तो तुम्हारे पास आना बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। जीबोदा भी तुरंत बोला, जिंगचेन भैया, गलत मत समझिए, मेरे और झिनियन के बीच वैसा कुछ नहीं है। मैं तो उसे आपकी दोस्त समझता हूं, इसलिए इतना कैजुअल रहता हूं। उस सुबह मैंने बहुत देर तक नहाया था, यहां तक कि मैंने सोचा शायद मुझे बारबेक्यू स्टॉल लगाना ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी शा झिनियन का मैसेज आया, इस महीने की दवाइयों के 7,000 जल्दी ट्रांसफर करो। उस पल मेरा दिल सच में ठंडा पड़ गया। इस बार मैंने पैसे नहीं भेजे। तुरंत उसका दूसरा मैसेज आ गया, मुझे पता था, अब तुम्हें लगने लगा है कि मैं बोझ हूं। तुम मेरा इलाज नहीं करवाना चाहते सही? ठीक है, मैं मर जाती हूं। मैं घबराकर तुरंत घर की तरफ भागा, लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा शा फैमिली के लोग उसे लेने आ चुके थे। कारण बहुत सीधा था। शा फैमिली का असली वारिस शा मिंगझे बोन कैंसर से मर चुका था और शा जिशुआन पूरी तरह निकम्मा था। शा जिशुआन सिर्फ बेवकूफ ही नहीं था, उसे बिजनेस मैनेजमेंट की भी बिल्कुल समझ नहीं थी। अब शा फैमिली की आखिरी उम्मीद सिर्फ शा झिनियन ही बची थी, इसलिए ओल्ड मास्टर शा उसे बाहर भटकने नहीं दे सकते थे। मुझे लगा ये सब सुनकर लियू रुयान मेरा मजाक उड़ाएगी, लेकिन उसने बस दर्द भरी नजरों से मुझे देखा और फिर मुझे कसकर गले लगा लिया। जिंगचेन, मुझे अपने इन सालों के बारे में बताओ। सच कहूं तो इन सालों में बताने जैसा कुछ खास था भी नहीं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चॉइस बदल दी थी और यानजिंग से सबसे दूर शहर रोंगचेंग चला गया। दूसरे साल में मेरी मुलाकात शा झिनियन से हुई। वो सिंगल मदर फैमिली से थी। उसका मंथली खर्च सिर्फ 700 युआन था। उसकी रूममेट्स महंगे ब्रांड्स पहनती थीं, लग्जरी स्किन केयर यूज करती थीं, लेकिन शा झिनियन एक ही 80 युआन वाली ड्रेस 2 साल तक पहनती रही। उस वक्त मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। मैं दादी से पैसे नहीं लेता था, उल्टा हर महीने जो बचता वो उन्हें भेज देता था। मुझे बचपन में छोड़ दिया गया था। मुझे आज तक नहीं पता मेरे असली माँ बाप कौन है। इस दुनिया में मेरी दादी ही मेरी अकेली फैमिली थी। लेकिन वो अचानक चली गईं। कूड़ा बीनते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जब मुझे ये खबर मिली तो लगा जैसे पूरी दुनिया टूट गई हो। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं दादी को आराम की जिंदगी दूंगा। उन्होंने भी मुझसे वादा किया था कि वो 100 साल तक जिएंगी, फिर वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थीं। उस वक्त शा झिनियन ने कॉलेज से छुट्टी ली और मेरे साथ वापस गई। उसने दादी के अंतिम संस्कार में हर वक्त मेरा साथ दिया और लगातार मुझे संभालती रही। दादी के एक्सीडेंट का मुआवजा 30 लाख युआन मिला था। वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में आए। कॉलेज लौटने के बाद शा झिनियन ने मुझे प्रपोज करना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी जिंदगी पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। मैं बिना वजह रोने लगता था, कई बार अचानक टूट जाता था। मैं हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूं। उसके बाद शा झिनियन हर दिन मेरे लिए खाना लाती थी, मुझे जबरदस्ती बाहर घुमाने ले जाती थी, क्लब एक्टिविटीज में शामिल करवाती थी और हर थोड़े दिन में मेरे लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस तैयार करती थी। धीरे धीरे वो मुझे उस अंधेरे से बाहर ले आई। इसलिए जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने हां कह दी। लेकिन ग्रेजुएशन वाले साल शा झिनियन का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उसने कहा कि उसे जानलेवा बीमारी है। उस वक्त मैं बुरी तरह डर गया था। मुझे डर था कहीं वो भी दादी की तरह मुझे छोड़कर न चली जाए। इसलिए मैं अकेले कई जॉब्स करने लगा, बस इसलिए ताकि उसके इलाज के पैसे जमा कर सकूं। मैं हमेशा सपना देखता था कि एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। इसलिए जब उसकी हालत थोड़ी स्टेबल हुई तो मैं उसे लेकर वापस यानजिंग आ गया, क्योंकि यहां दादी की कब्र पास में थी। मैंने तो यहां तक सोच लिया था, अगर एक दिन शा झिनियन सच में मर गई तो मैं दादी की कब्र के पास एक बड़ा गड्ढा खोदूंगा। उसमें मैं और शा झिनियन साथ लेटेंगे, फिर खुद ही ऊपर से मिट्टी डाल दूंगा। हम तीनों
हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन शा झिनियन मरी नहीं और मुझे अब भी जान तोड़कर पैसे कमाने थे। सब कुछ बदलना शुरू हुआ जिस दिन जी बोदा हमारे साथ रहने आया। जी बोदा मुझसे बिल्कुल अलग था। मैं हर दिन फूड स्ट्रीट में बारबेक्यू बेचता था। पूरा शरीर धुएं और तेल की बदबू से भरा रहता था। लेकिन जी बोदा जवान था, स्टाइलिश था और फैशन की हर चीज समझता था। शा झिनियन उसे पहली नजर में देखकर ही अट्रैक्ट हो गई थी, यहां तक कि वो ये भी भूल गई कि वो खुद बीमार थी। वो खुद आगे बढ़कर उसका सामान उठाने लगी। मेरे पड़ोसी चेन वेई अक्सर मुझसे कहते थे, यार शा झिनियन को भी कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेने दो, महीने के 2-3 हज़ार ही सही, कुछ तो मदद होगी। देख खुद को, कितना थक जाता है तू। लेकिन मैं हर बार सिर हिलाकर कहता, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं थोड़ा और मेहनत कर लूंगा। चेन वेई तुरंत ताना मारते, तबीयत खराब है फिर भी जी बोदा का सामान उठाने चली जाती है। उस दिन तेरी बारबेक्यू गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, तब क्यों नहीं मदद करने आई? मैंने धीरे से कहा, मैंने उसे फोन नहीं किया था, लेकिन सच ये था, मैं झूठ बोल रहा था। मैंने शा झिनियन को 10 से ज्यादा कॉल किए थे, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। बाद में घर लौटकर पता चला, उस दिन जी बोदा का बर्थडे था, उसने घर पर पार्टी रखी थी। ये सब मुझे बाद में एक वीडियो में दिखा। एक दिन मैंने शा झिनियन से कहा, क्या तुम दोनों मेरे साथ नाइट मार्केट चल सकते हो? बस पैसे कलेक्ट करवाने में मदद कर देना। कभी कभी बहुत भीड़ हो जाती है और कुछ लोग पैसे दिए बिना भाग जाते हैं, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। लेकिन शा झिनियन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मुझे रखना नहीं चाहते तो सीधे बोल दो, किसी जानलेवा बीमारी वाले इंसान से काम करवाते हैं क्या? और सच कहूं, तुम्हारा दिमाग सच में बहुत स्लो है। पहले पैसे लिया करो, फिर बारबेक्यू बनाया करो, तब कोई भाग नहीं पाएगा। बाद में एक रात मेरे स्टॉल पर कुछ लोग शराब पीकर आए। उनमें एक 20-22 साल की लड़की थी। नशे में उसने अचानक पीछे से मेरी शर्ट उठाकर मेरी पीठ छू ली। बात इतनी बढ़ गई कि हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, लेकिन होश आने के बाद वो लड़की तुरंत मुकर गई। वो बोली, मैं तो बस पीछे रखे टिश्यूज लेने जा रही थी। फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर हंसते हुए बोली, अंकल जरा खुद को देखिए, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और मुझसे छोटे भी लगते हैं, मैं आपको क्यों छेड़ूंगी? उसी वक्त शा झिनियन पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ शर्मिंदगी थी, जैसे मैं उसके लिए एम्बैरसमेंट हूं। वो बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। घर लौटने के बाद जी बोदा भी बोला, जिंग चेन भैया, शायद आपने उस लड़की को गलत समझा। आजकल लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड की कमी नहीं होती, और सच बोलूं, आपके शरीर से हमेशा तेल और धुएं की स्मेल आती है। कोई भी लड़की आसानी से अट्रैक्ट नहीं होगी। शा झिनियन का चेहरा और भी खराब हो गया। उसने मुझे सीधे बाथरूम में धक्का दिया, जाकर पहले ठीक से नहा लो। उस पल मुझे साफ महसूस हुआ, शा झिनियन अब पहले जैसी नहीं रही। कॉलेज के दिनों की तरह वो अब मुझे प्रोटेक्ट नहीं करती थी, न ही मेरे लिए कुछ करना चाहती थी। मैं अपनी आंखों के सामने उसे बदलते देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लियू रुयान से दूर रहने के इन सालों में मैंने कभी अच्छी जिंदगी नहीं जी, और जब मुझे पता चला कि लियू रुयान ने शा जिशवान से सगाई ही नहीं की, तब मुझे खुद से और भी नफरत होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी लियू रुयान ने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसकी आंखों में देखूं। फिर धीरे से बोली, तुम गलत हो तोंगजिंग चेन, तुम किसी के बिना भी अच्छी जिंदगी जी सकते हो, चाहे वो हाई स्कूल वाला तोंगजिंग चेन हो जो अपनी दादी के साथ कूड़ा बीनता था, या वो तोंगजिंग चेन जो स्टॉल लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए पैसे कमाता था। तुम हमेशा से चमकते रहे हो। गलती शा झिनियन की थी। उस बेवकूफ लड़की को एक दिन जरूर समझ आएगा कि उसने कितनी कीमती चीज खो दी। मैं चुप हो गया, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने मुझे चमकता हुआ इंसान कहा था, और वो इंसान मेरी पहली मोहब्बत। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, और तुम जियांग वान से लियू रुयान कैसे बन गई? लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई, मेरी कहानी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब मेरे मम्मी पापा का तलाक हुआ तब मैं बहुत छोटी थी। कोर्ट ने मुझे मेरी मां के साथ भेज दिया, इसलिए मैंने उनका सरनेम ले लिया। लेकिन बाद में दोनों फिर से साथ आ गए और मैं वापस लियू फैमिली में लौट आई। फिर मैंने अपना नाम भी बदल लिया। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए पूछा, और तुम्हारा चेहरा? लियू रुयान ने बिल्कुल आराम से अपना फोन निकाला, फिर एक फोटो दिखाते हुए बोली, ये मेरी मां की जवानी की फोटो है। मैंने उसी के हिसाब से सर्जरी करवाई। कई सर्जरीज और रिकवरी के बाद ये रिजल्ट मिला है। कैसी लग रही हूं? ठीक ठाक। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा। ठीक ठाक कहां? वो तो ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही थी। उसके चेहरे में फोटो वाली औरत की साफ झलक थी।
शायद असल में उसे शुरू से ऐसा ही दिखना चाहिए था। जब से मैं लियू रुयान का पर्सनल शेफ बना था, मैं उसके लिए सबसे ज्यादा एक ही डिश बनाता था, स्वीट एंड सावर पॉर्क रिब्स। कई दिनों तक वही बनता रहा। इतनी बार बनाया कि अब आधे घंटे में तैयार कर देता था। सच कहूं तो उसके दिए हुए महीने के 1 लाख लेते हुए मुझे गिल्ट होने लगा था, खासकर इसलिए क्योंकि वो हर दिन घर लौटते वक्त मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। कभी महंगी वॉच, कभी फ्लावर्स, तो कभी ऑक्शन से खरीदी हुई बेहद कीमती एंटीक चीजें। अगर मैं लेने से मना करता तो वो जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा देती। लगातार आधा महीना ऐसे ही गुजर गया। आखिर एक दिन मैं खुद उसके पास गया और बोला, असल में मैं और भी डिशेस बना सकता हूं, जैसे श्रिम्प स्टीम्ड एग, पैलेस टोफू, ब्रेज्ड रिबन फिश। उस वक्त लियू रुयान अपने स्टडी रूम में बैठकर डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। मेरी बात सुनकर उसने सिर उठाया और मुझे देखा। फिर बोली, अगर सच में कुछ अलग करना चाहते हो तो मेरे साथ एक पार्टी में चलो। मैंने शॉक्ड होकर खुद की तरफ उंगली की। मैं? लियू रुयान ने सिर हिला दिया। मैं तुरंत ऑकवर्ड होकर बोला, लेकिन मेरी इमेज शायद ऐसी जगह के लिए ठीक नहीं है। लियू रुयान सीधे उठी और मेरा हाथ पकड़ लिया। किसने कहा? हर इंसान का एक ग्लैमरस साइड होता है, बस उसे बाहर लाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। उसके बाद वो मुझे मेकओवर करवाने ले गई, नए कपड़े खरीदे गए, हेयर स्टाइलिंग हुई और कुछ ही घंटों में मैं पूरी तरह बदल गया। अब मैं भी किसी रिच यंग मास्टर जैसा लग रहा था। उस रात हम लोग बीजिंग के 100 साल पुराने बड़े खानदान के हेड मिस्टर तोंग के 70वें बर्थडे बैंक्वेट में जा रहे थे। लेकिन वहां अचानक मेरी मुलाकात शा झिनियन से हो गई। इस बार उसके साथ जी बोदा नहीं था, उसके साथ उसका छोटा भाई शा जिशवान था। जैसे ही शा जिशवान ने मुझे लियू रुयान का हाथ पकड़े देखा, उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी और शा झिनियन भी मुझे शौक में देख रही थी। उसकी नजर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दिन मेरी थी जब शाह फैमिली उसे लेने आई थी। पिछली बार पकड़े जाने के बाद अब शा जिशवान ने भी मासूम बनने का नाटक छोड़ दिया था। वो ताने मारते हुए बोला, यान दीदी, क्या आप सच में मुझे छोड़कर इस बारबेक्यू बेचने वाले के साथ रहना चाहती हैं? मैं इससे कहीं ज्यादा नोबल हूं। ये आपको आखिर दे क्या सकता है? लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई। तुम 24 साल के हो गए ना? आज तक अपनी मेहनत से 1 रुपया कमाया है? जिस नोबल स्टेटस की बात कर रहे हो वो क्या है? सिर्फ अच्छा जन्म? शाह जिशवान का चेहरा तुरंत उतर गया। वो बोला, अच्छे परिवार में पैदा होना भी तो एडवांटेज है। लियू रुयान ने सिर हिलाया। हाँ, अच्छा जन्म एडवांटेज हो सकता है, लेकिन उससे कोई इंसान दूसरों से बड़ा नहीं बन जाता। शाह जिशवान तुरंत चुप हो गया, लेकिन तभी शा झिनियन ने मुझे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, तोंग जिंगचेन, अब समझ आया तुम मेरे पास माफी मांगने क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अमीर लड़की मिल गई। फिर उसने ताने से कहा, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, उसका चेहरा सर्जरी से बना है। पहले वो बहुत बदसूरत थी। तुम आखिर एक बदसूरत लड़की के साथ रहने को तैयार हो, लेकिन मेरे पास वापस आने को नहीं। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि वो मुझे कभी केयरटेकर नहीं समझती। शा झिनियन एक पल के लिए चुप रह गई, फिर अचानक हंस पड़ी। शा झिनियन हंसते हुए बोली, तुम्हारी एम्बिशन बस इतनी ही है? मैंने बिना हिचक सिर हिलाया। हाँ, मेरी एम्बिशन बस इतनी ही है। मेरी बात सुनते ही शा झिनियन गुस्से से दांत भींचने लगी। उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास लगभग टूटने वाला था। तभी शा जिशवान ने बाहें बांधते हुए घमंडी अंदाज में कहा, तोंग जिंगचेन, ज्यादा खुश मत हो। अगर आज मेरी बहन मिस्टर तोंग की ग्रैंड डॉटर से रिश्ता जोड़ लेती है तो हमारा शा फैमिली पूरे अपर क्लास सर्कल का सबसे अमीर परिवार बन जाएगा। उस वक्त हमारी फैमिली से रिश्ता जोड़ने के लिए लाइन लग जाएगी। और तुम तो मेरी बहन के जूते उठाने लायक भी नहीं होगे। ये बात वो सिर्फ मुझे नहीं, लियू रुयान को भी सुना रहा था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लियू रुयान हंस पड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, शा मिंगजे के मरने के बाद अगर शा फैमिली तुम्हारे जैसे 2 इडियट्स के हाथ में जाएगी तो उसके खत्म होने में देर ही कितनी लगेगी? शा जिशवान का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? लियू रुयान ने कंधे उचकाए। मतलब वही है जो मैंने कहा। इसके बाद उसने दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बैंक्वेट हॉल के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही कई रिच लेडीज और सोशलाइट्स लियू रुयान के पास आ गईं। सब उससे बड़े प्यार से बातें करने लगीं। लेकिन थोड़ी देर बाद किसी ने मुस्कुराकर पूछा, मिस लियू, आपके साथ खड़े ये हैंडसम जेंटलमैन कौन है? मैंने सोचा शायद लियू रुयान भी शा झिनियन की तरह दूरी बना लेगी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और सबके सामने खुलेआम मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मुस्कुराकर बोली, ये मेरा फर्स्ट लव है और वही इंसान जिसे मैं अभी फिर से परस्यू कर रही हूं।
उसकी बात सुनते ही आसपास खड़ी औरतें शॉक्ड रह गईं। ओ माय गॉड, मिस लियू जैसी लड़की को भी किसी को चेस करना पड़ता है? मैंने धीरे से उसके कान के पास पूछा, तुम मुझे कब से परस्यू कर रही हो? लियू रुयान ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा और उसी पल मुझे अचानक सब समझ आ गया। वो जो हर दिन मेरे लिए गिफ्ट्स लाती थी, महंगी वॉचेस, फ्लावर्स और वो कीमती एंटीक्स, क्या वो सब मुझे वापस पाने की कोशिश थी? तभी बैंक्वेट के मेन होस्ट ओल्ड मास्टर तोंग अंदर आए। लियू रुयान मुझे लेकर उनके पास गई ताकि हम गिफ्ट दे सकें। गिफ्ट लियू रुयान ने चुना था, लेकिन उसे अपने हाथों से मैंने आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही ओल्ड मास्टर तोंग ने मुझे देखा, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो कुछ पल के लिए जैसे खो से गए, यहां तक कि उनके साथ खड़ी महिला भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। ओल्ड मास्टर तोंग ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मैंने सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा। मेरा नाम तोंग जिंगचेन है। मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं अनाथ हूं। मेरी बात सुनते ही ओल्ड मास्टर तोंग का शरीर हल्का सा कांप उठा। तभी शाह जिशुआन आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, ग्रैंडपा तोंग, शायद आपको पता नहीं है, ये एक अनाथ है। पहले नाइट मार्केट में बारबेक्यू बेचता था। यान दीदी का सहारा मिलने के बाद ही इंसानों जैसे कपड़े पहनने लगा है। उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में मौजूद लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे मैं कोई ऐसा आदमी हूं जो किसी अमीर औरत के सहारे ऊपर आया हो। लेकिन तभी लियू रुयान एक कदम आगे आई। वो सीधे मेरे सामने खड़ी हो गई, जैसे मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। फिर उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ग्रैंडपा तोंग, कृपया शाह जिशुआन की बकवास मत सुनिए। हाँ, जिंगचेन ने नाइट मार्केट में बारबेक्यू बेचा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं। मुझे इसमें शर्म की कोई बात नहीं लगती। ओल्ड मास्टर तोंग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने किसी को इशारा किया। कुछ सेकंड बाद एक पुरानी फोटो मेरे सामने लाई गई। फोटो में एक छोटा बच्चा था, उम्र शायद 4-5 साल। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? मैं एकदम जम गया, क्योंकि फोटो में जो बच्चा था वो बिल्कुल मेरे बचपन जैसा दिख रहा था। मेरे घर में भी एक पुराना फोटो एल्बम था, जब दादी मुझे सड़क से उठाकर लाई थी। तब से हर साल वो मेरी तस्वीरें खींचती थीं। उसी पल मुझे सब समझ आने लगा। मैंने शौक में ओल्ड मास्टर तोंग की तरफ देखा। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ये मेरा सबसे छोटा पोता था। उसे बचपन में किडनैपर्स उठा ले गए थे। हमने उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कभी नहीं मिला। लेकिन आज तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे लगा कि तुम उससे बहुत मिलते जुलते हो। ये कहते कहते उनकी आवाज कांपने लगी। मैं भी धीरे से बोला, ये मेरे 5 साल की उम्र वाली फोटो जैसा ही है। मैंने तुरंत फोन निकाला और अपने बचपन की तस्वीरें उन्हें दिखाईं। ओल्ड मास्टर तोंग ने फोटो देखते ही गहरी सांस ली, लेकिन उन्होंने तुरंत मुझे अपना पोता घोषित नहीं किया। उन्होंने शांत होकर पूछा, क्या तुम्हें आपत्ति होगी अगर मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाऊं? मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। मैं भी जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना बचा है या नहीं। ओल्ड मास्टर तोंग ने मेरे सिर से एक बाल लिया और तुरंत अपने असिस्टेंट को दे दिया। जल्दी करो, अर्जेंट टेस्ट चाहिए। धीरे धीरे पूरा बर्थडे बैंक्वेट फैमिली रियूनियन जैसा बन गया। हॉल में मौजूद हर इंसान का एक्सप्रेशन अलग था, लेकिन सबसे ज्यादा नर्वस शाह जिनियन लग रही थी। वो वाइन ग्लास इतनी जोर से पकड़े हुई थी, जैसे उससे भी ज्यादा टेंशन उसे हो। काफी देर बाद ओल्ड मास्टर तोंग का फोन बजा। फोन पर असिस्टेंट की एक्साइटेड आवाज आ रही थी, सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। मिस्टर तोंग जिंगचेन और यंग मास्टर तोंग के बीच ब्लड रिलेशन 99.9% मैच करता है। ये सुनते ही ओल्ड मास्टर तोंग के हाथ से फोन गिर गया। उनके बगल में खड़ी महिला भी तुरंत भागकर मेरे पास आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोली, छोटे भाई। उधर शाह जिशुआन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो बुरी तरह घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? एक बारबेक्यू बेचने वाला तोंग फैमिली का खोया हुआ वारिस कैसे हो सकता है? फिर वो घबराकर शाह जिनियन की तरफ मुड़ा। दीदी, कुछ बोलो, अब हम क्या करेंगे? शाह जिनियन के हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास अचानक टूट गया। कांच के टुकड़े उसकी हथेली में धंस गए और खून बहने लगा। कुछ दिनों बाद तोंग फैमिली ने मेरे लिए बहुत बड़ा फैमिली रिकॉग्निशन सेरेमनी रखा। उसी दिन मेरी और लियू रुयान की एंगेजमेंट भी अनाउंस कर दी गई। लेकिन एंगेजमेंट से एक रात पहले शाह जिनियन ने अचानक मेरा अपहरण कर लिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं शाह ग्रुप की बिल्डिंग की छत पर था। शाह जिनियन ने मेरी आंखों से पट्टी हटाई। फिर वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथों से मेरे पैरों को पकड़े हुए।
उसकी आंखें पागलों जैसी लग रही थीं। वो ऊपर देखकर बोला, जिंगचेन, लियो रुयान से शादी मत करो। वो पहले से तुम्हारी असली पहचान जानती थी। वो सिर्फ तुम्हारे स्टेटस और फायदे के लिए तुम्हारे पास आई है। वरना सोचो, वो तुम्हें बैंक्वेट में क्यों ले गई? तुम्हें खुद ओल्ड मास्टर तोंग के सामने क्यों लेकर गई? मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर शांत आवाज में बोला, अगर मेरी पहचान उसे फायदा दे सकती है तो मुझे खुशी होगी कि उसे फायदा मिले। ठीक वैसे ही जैसे उस समय तुम मेरी गर्लफ्रेंड थीं और मैं खुशी से तुम्हारा खर्च उठाता था। शा जिनियन पूरी तरह स्टन्ड रह गया। वो अविश्वास से मुझे देखने लगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्यार किसी मतलब से भरा हो सकता है? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, तो क्या तुमने मुझे बिना किसी मतलब के प्यार किया था? उसका चेहरा तुरंत जम गया। दादी के एक्सीडेंट के बाद मिले 30 लाख कॉम्पेंसेशन कॉलेज वाले समय की शा जिनियन को लगता था कि अगर वो मेरे साथ रहेगी तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके कितने भी बहकाने के बाद भी मैंने उस पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरे लिए वो पैसे दादी की जान के बराबर थे। शा जिनियन धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त लियू रुयान पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई। तभी मुझे पूरी सच्चाई पता चली। शा मिंगजे की मौत के बाद उसकी मां समझ गई थी कि ओल्ड मास्टर शा जिनियन को वापस फैमिली में लाने वाले हैं। वो नहीं चाहती थी कि सारी फैमिली प्रॉपर्टी किसी इलेजिटिमेट डॉटर के हाथ में जाए। इसलिए उसने सीक्रेटली शा ग्रुप का पैसा खाली किया और पैसे लेकर विदेश भाग गई। जहां तक शा जिशुआन की बात थी, वो बहुत बेवकूफ था, इसलिए उसकी मां उसे अपने साथ बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहती थी। हालांकि विदेश जाते वक्त वो उसे साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन शा जिशुआन को अब भी लगता था कि शा फैमिली के पास बहुत पैसा बचा हुआ है। वो किसी भी हालत में विदेश जाकर स्ट्रगल नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे शा ग्रुप सिर्फ एक खाली शेल बनकर रह गया। ओल्ड मास्टर शा चाहते थे कि शा जिनियन कंपनी को दोबारा खड़ा करे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने कभी काम ही नहीं किया था। इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीद तोंग फैमिली से शादी के रिश्ते पर लगा दी। लेकिन जैसे ही मेरी असली पहचान सामने आई, उसकी वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसीलिए पागल होकर उसने मेरा किडनैप कर लिया। वो मेरे सामने लियू रुयान का असली मकसद दिखाना चाहता था, ताकि मैं वापस उसके पास लौट जाऊं। लेकिन मेरी बातें सुनकर वो पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी इंसान से इतना बिना शर्त प्यार कर सकता हूं। लेकिन उसी पल उसे याद आया कि कभी मैंने उसे भी ऐसे ही बिना किसी शर्त के प्यार किया था, और वो बस एक कदम दूर था अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खोने से। पछतावे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद पहली बार उसे समझ आया कि उसने आखिर खोया क्या है। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी, तब भी वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, जिंगचेन, सॉरी, मुझे माफ कर दो, सॉरी जिंगचेन। आखिर उसे समझ आ ही गया कि उसने अपनी जवानी से लेकर आज तक जिस चमकती हुई रोशनी को खोया था, वो मैं था। उधर लियू रुयान मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने धीरे धीरे मेरे हाथों की रस्सियां खोली, फिर बहुत प्यार से मेरा चेहरा छुआ। जिंगचेन, मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूं। मुझे शुरू से तुम्हारी असली पहचान के बारे में पता नहीं था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी गुजर चुकी हैं और अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं बचा, उसी दिन मैंने तय किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाऊंगी। तोंग ओल्ड मास्टर की बर्थडे बैंक्वेट से 1 घंटे पहले जब तुम स्टडी रूम में आए थे, तब मेरे हाथ में तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने तुम्हारे लिए फैमिली सर्च इसलिए नहीं की कि मुझे कोई फायदा मिले। मैं बस चाहती थी कि इस दुनिया में कुछ और लोग हों जो तुम्हें प्यार करें, तुम्हारी परवाह करें। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, फिर धीरे से उसके माथे को चूमा। मुझे पता है, मुझे सब पता है। अगर वो सच में सिर्फ फैमिली अलायंस चाहती तो मेरे जाने के बाद ही शा जिशुआन से शादी कर लेती। उस वक्त शा फैमिली अपने पीक पर थी। फिर उसे मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? मैंने जो बातें शा जिनियन से कही थीं, वो सिर्फ उसे चोट पहुंचाने के लिए थीं, क्योंकि उसने कभी सबके सामने मुझे सिर्फ अपना केयर टेकर कहा था। अब अपनी बाकी जिंदगी वो हमेशा मेरे लिए गिल्ट लेकर जिएगी। मुझे यकीन है भविष्य में अगर वो किसी और आदमी से मिलेगी भी तो चुपके से उसकी तुलना मुझसे जरूर करेगी। और अगर वो आदमी मेरी तरह बिना शर्त प्यार नहीं कर पाया तो शा जिनियन खुद ही अंदर से टूटती रहेगी। उसकी पूरी जिंदगी अब कभी सच में खुश नहीं हो पाएगी। और मेरे और उसके बीच अब सारे रिश्ते और हिसाब खत्म हो चुके थे। शादी वाले दिन मैंने स्पेशली टेलर्ड सूट पहन रखा था अपने परिवार के साथ।
मैं धीरे धीरे उस खुशी की तरफ बढ़ रहा था जो आखिरकार मेरी थी। लाल कारपेट के आखिर में सफेद वेडिंग ड्रेस पहने लियू रुयान खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं। उसके चेहरे पर प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय शाजिनियन की सजा भी सुनाई गई। किडनैपिंग के जुर्म में उसे 10 साल की जेल हुई। एक तरफ चर्च की शादी की घंटियां बज रही थीं और दूसरी तरफ अदालत का हथौड़ा गिर रहा था। उस दिन के बाद मैं रोशनी की तरफ बढ़ गया और वो अंधेरे में गिरती चली गई। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।